दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। आज का टॉपिक है रीतिकाल। रीतिकाल पार्ट 2। हम रीतिकाल के इतिहास में पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और एक वीडियो हम रीतिकाल का संक्षिप्त इतिहास को लेकर के बना चुके हैं। अब चूंकि रीतिकाल बीए द्वितीय वर्ष राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय एवं राजस्थान की अन्य यूनिवर्सिटियों में तथा अन्य जगह पर हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, अतः रीतिकाल को हम पूर्णतः पढ़ते हैं, अर्थात प्रारंभ से लेकर अंत तक। तो रीतिकाल की लगभग 10 से 15 के बीच में वीडियो बनेगी, क्योंकि पूरा विस्तार से हम इसको विश्लेषित करेंगे, समझाएंगे इसलिए। और संक्षिप्त में हमने मात्र आधे घंटे में एक वीडियो बना दी है। तो जो सिर्फ संक्षिप्त में पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जो मूलतः अध्ययन करना चाहते हैं, जो रीतिकाल के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, ताकि पाठ्यक्रम से संबंधित जब प्रश्न पूछे जाएं रीतिकाल संबंधित, तो उनको किसी प्रकार की दुविधा न हो, सब चीज़ें बेहतर तरीके से जान सकें। तो इसलिए ये रीतिकाल को हम पूरे विस्तार से पढ़ा रहे हैं। तो ये पार्ट 2 है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। इसकी समय सीमा संवत 1700 से 1900 है। संवत से ईस्वी निकालने का तरीका हमने पहले बताया था। आप इसमें से 57 कम कर दीजिए, 57 वर्ष। दरअसल संवत आगे चलता है, वर्ष पीछे चलते हैं, इसलिए। तो यह प्रकरण 2 है, रीति ग्रंथकार कवि। अब हम इनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से कवि हुए। हिंदी साहित्य की गति का ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हुआ, उससे रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। अब इस काल के मुख्य कवियों का विवरण दिया जाता है। चिंतामणि त्रिपाठी। हम एक कवि के बारे में पूरी चर्चा यहाँ करेंगे, उसकी कुछ कविताओं के उदाहरण भी देंगे, कविता संग्रहों के नाम भी देंगे, और उसका जीवन वृत्त थोड़ा बहुत बताएंगे, क्योंकि सवाल तीनों चारों स्थितियों या परिस्थितियों से संबंधित पूछे जा सकते हैं। कवि की कविताओं के बारे में, कवि के सृजनात्मक कार्य के बारे में, और कवि के जीवन वृत्त के बारे में, अर्थात वो कहाँ रहते थे, किस राजा के यहाँ कार्य करते थे, तमाम चीज़ों के बारे में। तो उन सब चीज़ों को हम विश्लेषित करेंगे। चिंतामणि त्रिपाठी, ये तिकवापुर, जो जिला कानपुर के पास है, के रहने वाले थे, और ये 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। चारों कवि थे। विशेष बात यह है, जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी कवि हुए। चिंतामणि, भूषण और मतीराम बड़े ही प्रसिद्ध कवि हैं, और ये तीनों ही रीतिकाल के कवि हैं। विशेष बात यह है। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। कुछ दिनों से यह विवाद उठाया गया है कि भूषण ने तो चिंतामणि और मतीराम के भाई थे, न शिवाजी के दरबार में थे। कुछ रिसर्चकर्ताओं ने अपनी तरफ से ये बात कही है, लेकिन इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण न मिले, तब तक वह अस्वीकार नहीं की जा सकती। अर्थात किसी भी बात को काटने के लिए उसके लिए तथ्य चाहिए, संदर्भ चाहिए, प्रमाण चाहिए। बिना उसके कोई बात अस्वीकार की जाएगी। चिंतामणि का जन्मकाल संवत 1666 के लगभग और कविता काल संवत 1700 के आसपास ठहरता है। आप संवत को सन में बदल सकते हैं, 57 माइनस करके, हमने बताया जैसे आपको। इनका कवि कुल कल्पतरु, ये बड़ा ही प्रसिद्ध इनका कविता ग्रंथ है, नामक ग्रंथ संवत 1707 का लिखा है। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का भारी ग्रंथ बनाया और काव्य विवेक, कवि कुल्पतरु,
काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें से ये 5 ग्रंथ हैं। इनकी बनाई रामायण कवित्त और अन्य नाना छंदों में बहुत अपूर्व है। बाबू रुद्रशाही सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनंदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है। पूर्व के कवि राजाओं के राजदरबार में रहते थे और राजा या दूसरे लोग उनको दान देते थे या पारितोषिक देते थे या वेतन के रूप में वह कार्य करते थे। तो उनमें से ये भी रहे हैं वहाँ पर। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अब देखिए, इस तरह सवाल बहुत छोटे छोटे आते हैं, लेकिन गौर से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि चिंतामणि की भाषा कैसी है। तो यहाँ बहुत सरल शब्दों में आपको ये उत्तर मिल जाएगा कि ललित और सानुप्रास यानी कि अनुप्रास सहित सहज। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। रचना के कुछ नमूने यहाँ पर दिए जा रहे हैं, वो देखिए। यही उदाहरत हैं तिन्हें जे पर मोह महोदधि के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धारई मन, तेन परई कभू जम घेरे, राजई रमा रमनी उपधान उभई, बरदान रहे जन नेरे, हैं बल भार उद्दंड भरे हरिके, भुजदंड सहायक मेरे, इक आजु में कुंदन बेली, लखी मणि मंदिर की रुचि वृंद भरई, कुरविंद के पल्लव इंदु तहाँ अरविंद ते मकरंद झरई, उत्बुंदन के मुक्तागन भये, फल सुंदर द्वय पर आनि परई, लखियों दुति कंद आनंद कला, नंद नंद शिलाद्रव रूप धारई, आखिन मूंदी बे के मिस आनी, अचानक पीठी उरोज लगावई, केहूँ कहूँ मुस्काए चितई अंगराय अनूप अंग दिखावई, नहा छुई छलसों छतियाँ हंसी मोह चढ़ाए आनंद बढ़ावई, जोबन के मदमता तियो हित सो पति को नित चित्त चुरावई। तो ये कविता के उदाहरण है चिंतामणि की कविता किस तरह की थी। आप इन चीज़ों को लिख करके समझ सकते हैं। और चूंकि इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये कविता किसकी है, ये चिंतामणि कविता किस तरह की है, उसकी भाषा कैसी है, उसका स्वरूप किस तरह का है। दूसरे कवि हैं बेनी। इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये असनी के बंदीजन थे और संवत 1700 के आसपास विद्यमान थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, पर फुटकल कवित्त बहुत से सुने जाते हैं, जिनसे ये अनुमान होता है कि इन्होंने नखशिख और षट ऋतु वर्णन पर अनेक पुस्तकें लिखी होंगी। कविता इनकी साधारणतः अच्छी होती थी। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। 2 उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। छहरे सिर पई छवि मोर पखा, उनकी नथ के मुक्ता ठहरई, ठहरे पियरो पटबेन इतई, उनकी चुनरी के झबा झहरई, रसरंग भिरे अभिरे हैं तमाल, दो रस ख्याल चहें लहरई, नित ऐसे सन्हे सो राधिका, श्याम हमारे हिये में सदा बिहरई, कवि बेन नई उनई है घटा, मोरवा बन बोलत कूकनरी, छहरे बिजुरी छितिमंडल छवई, लहरे मन मैन भभूकनरी, पहिरो चुनरी चुनिके दुलही, संगलाल की झूलऊ झूलनरी, ऋतु पावस यूं ही बितावत हों, मरिहऊँ फिर बावरी हूँ कन्ही। तो एक प्रिय अपने प्रिय के वियोग में कैसे व्याकुल है, उस सब का यहाँ वर्णन है। हम कविता का विस्तार रूप से उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। उसके लिए चूंकि ये सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं, हम आपको कविता नहीं पढ़ा रहे हैं ताकि उसकी व्याख्या करके स्पष्ट करें। इतिहास पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उसको अभी नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब हम पूरा कवि बेनी को पढ़ाएंगे, मतीराम को पढ़ाएंगे या चिंतामणि को पढ़ाएंगे, वो भी हमारी वीडियो में आएगा, तब हम निश्चित रूप से इसकी सविस्तार व्याख्या करेंगे और विश्लेषित करेंगे, प्रसंग सब बताएंगे। तीसरे कवि हैं महाराजा जसवंत सिंह। ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराजा थे जो अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे और जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था, यानी कि ये प्रसिद्ध और तगड़े राजा थे। इनका जन्म संवत 1683 में हुआ। वे शाहजहां के समय में ही कई लड़ाइयों पर जा चुके थे।
महाराज गज सिंह के ये दूसरे पुत्र थे और उनकी मृत्यु के उपरांत संवत 1695 में गद्दी पर बैठे। इनके बड़े भाई अमर सिंह अपने उद्दत स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर दिए गए थे। यानी कि नियम तो ये होता है, जैसा कि आप जानते हैं, एक बड़ा भाई राजगद्दी पर बैठेगा, बड़ा है तो वही उत्तराधिकारी है, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा सा अच्छा नहीं था, इसलिए उनको नहीं बैठाया गया गद्दी पर। महाराजा जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। महाराज ने स्वयं तो अनेक ग्रंथ लिखे ही, अनेक विद्वानों और कवियों से न जाने कितने ग्रंथ लिखवाए। विशेष रूप से रीतिकाल में और बल्कि आदिकाल से ये चीज़ देखी गई है कि एक जो कवि जो बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है, अच्छी कविताएं लिखता है, वह अपनी नई कविताएं तो लिखता है, साथ ही साथ अन्य दूसरे कवियों के द्वारा भी कविता लिखवाता है, अर्थात उन्हें प्रेरित करता है कविता लिखने के लिए। आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये बड़ा काम किया। जब हम आधुनिक युग पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। तो इस तरह से इन्होंने भी ये काम किया, महाराज जसवंत सिंह ने। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहाँ से शाइस्ता खां के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ता खां की जो दुर्गति हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से की गई थी। अर्थात एक तरह से मुग़लों के खिलाफ ये हो गए थे। अंत में ये अफ़गानों को सर करने के लिए काबुल भेजे गए, जहाँ संवत 1745 में इनका परलोकवास हुआ, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। प्राकथन में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। अर्थात रीतिकाल में बहुत सारे कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखने के लिए अपनी कविता या अपने कवित्व को प्रदर्शित किया, लेकिन वास्तव में लक्षण ग्रंथ में विशेष नई कोई चीज़ वो पैदा नहीं कर पाए, नया कोई सूत्र, नए कोई विशेष साहित्य के अंग उपांग नहीं ले पाए, बल्कि वो सिर्फ कविता के बहाने ही कुछ लक्षण ग्रंथ इधर उधर की बातें करते रहे, या पुराने लक्षण ग्रंथों अर्थात कविता के उपांगों को लेकर के उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई, परिवर्तित करते रहे। तो विशेष रूप से आचार्यत्व की श्रेणी में कोई 2-4 कवियों को या 2-4 विशेष रचनाकारों को छोड़ दे तो हैं, बाकी शेष कवि की श्रेणी में है, ऐसा पूर्व में उल्लेख कर चुके हैं रीतिकाल के माध्यम से। पर महाराज जसवंत सिंह जी इस नियम के अपवाद थे, अर्थात इन्होंने आचार्यत्व के आधार पर कुछ ग्रंथ लिखे। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए और कवि की हैसियत से नहीं। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया। जिस प्रकार चंद्रालोक में प्राय है एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है, उसी प्रकार भाषा भूषण में भी प्राय एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। अर्थात ये विशेष बात यह है, कोई एक दोहा दे दिया तो उसमें कविता तो है ही है, साथ ही उसमें कविता को कैसे पहचाने, कविता क्या विशेषता है, इन यानी कि काव्य के उपांगों को लेकर के, काव्य के हेतुओं को लेकर के लक्षण ग्रंथ भी लिखा गया है उसके अंदर। तो एक चमत्कारपूर्ण और विशेष ये नई बात है अपने आप में, जो उस समय रीतिकाल के कुछ कवि आचार्य करते थे, जैसे जिसमें जसवंत जी एक हैं। इससे विद्यार्थियों को अलंकार कंठ करने में बड़ा सुविधा हो गया, अर्थात आसान हो गया याद करने के लिए, और भाषा भूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक। भाषा भूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है, किसी लाइब्रेरी में उपलब्ध हो तो आप ये पढ़ सकते हैं, अच्छी पुस्तक है भाषा भूषण। विशेष रूप से काव्य शास्त्र को जानने के लिए और अलंकारों को जानने के लिए बहुत बढ़िया पुस्तक है। भाषा भूषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ इन्होंने लिखे वे तत्व ज्ञान संबंधी हैं, जैसे अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय, नाटक। ये सब ग्रंथ पद्य में ही है। चूँकि रीतिकाल आधुनिक काल से पहले यानी कि रीतिकाल तक गद्य का प्रचलन नहीं हुआ था, तो सारी बातें सैद्धांतिक रूप से भी लिखी जाएं या कविता के रूप में, वो सब पद्य में ही प्रचलित थी, उसी में ही। अपवाद स्वरूप कोई एक आध गद्य की रचनाएं
संभवतः मिल सकती है, वो अलग बात है, लेकिन मूलतः वहाँ उस समय तक रीतिकाल के अंत तक पद्य का ही प्रचलन था। इसलिए समीक्षात्मक आलोचनात्मक ग्रंथ या सैद्धांतिक ग्रंथ भी ज़्यादातर पद्य में ही मिलते हैं, जिनसे पद्य रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है। पर साहित्य में जहाँ तक संबंध है, ये आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। अलंकार निरूपण निपुणता की इनकी पद्धति का परिचय कराने के लिए भाषाभूषण के दो दोहे नीचे दिए जाते हैं। वो कौन कौन से देखिए। अतियुक्ति अलंकार। अतियुक्ति, यह वर्णत अतिशय रूप, जाचक तेरे दानते भय कल्प तरु भूप, परिये स्तापनुथि परियस्त जुगुन। अब देखिए अपनहुति अलंकार का उदाहरण है और उससे पूर्व यहाँ पर अत्युक्ति अलंकार का उदाहरण है। कविता भी हो रही है और अलंकार भी उसके अंदर प्रयुक्त करके उसका उदाहरण दिया जा रहा है। ये चमत्कार है अपने आप में। एक को और विषय आरोप, होई सुधाधर नहीं ये वंदन सुधाधर ओप। ये दोहे चंद्रालोक के इन श्लोकों की स्पष्ट छाया है, अर्थात इन श्लोकों से इन पर प्रभाव पड़ा है। कौन से श्लोक हैं? वो ये हैं कि अत्युक्ति रद्द भुक्ता तथ्य शौर्यादार्यादि वर्णनम, त्वयि दातारि राजेंद्र याचकः कल्प शाखिनः, प्रयास्ता अपनहुतीर्त्या त्रियत्रा धर्म मात्राम निषिध्यते, नायम सुधांशु किम तर्हि सुधांशु प्रेयसी मुखम। भाषाभूषण पर पीछे 3 टीकाएं रची गई। टीकाओं का मतलब होता है समीक्षा, आलोचना, क्रिटिक। अलग अलग रचनाकारों ने, विद्वानों ने उसके ऊपर टीकाएं लिखी हैं। अलंकार रत्नाकर नाम की टीका, जिसे वंशीधर ने संवत 1792 में बनाया, दूसरी टीका प्रताप शाही की और तीसरी गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका। तो ये 3 टीकाएं हैं। इस तरह के सवाल पूछा जा सकता है भाषा भूषण पर कौन सी 3 टीकाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं जो प्रारंभ में लिखी गई, तो ये उल्लेख कर सकते हैं आप। चौथे कवि हैं बिहारी लाल। बिहारी रीतिकाल के बड़े प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं। हम पूरा रीतिकाल का इतिहास पढ़ाने के बाद आपको इसकी जो 3 धाराएं हैं, हालांकि संक्षिप्त रीतिकाल के इतिहास में बता चुके हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, और इसमें कौन कौन से कवि, इन सब के बारे में बता चुके हैं। लेकिन और भी विस्तार से अलग अलग लेकर के, रीतिबद्ध को अलग और रीतिमुक्त को अलग और रीतिसिद्ध को अलग, और इनकी पहचान आप आसानी से कैसे कर सकें, अर्थात रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि और उनकी कविताएं आती हैं, ये पहचान बहुत आसान, ट्रिक बताएंगे हम आपको इन सब को लेकर के। तो वो अलग वीडियो बनाएंगे, आप बस देखते रहें लगातार। निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से आपको घर बैठे ऑनलाइन भी बेहतर और अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, हिंदी साहित्य की, हिंदी काव्य शास्त्र की, हिंदी व्याकरण की। तो हम बात करते हैं बिहारी की। बिहारी लाल ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। कई जगह पर आपने देखा होगा बहुत सारे कवियों के बारे में आचार्य या विद्वान लोगों ने जो ये साहित्य का इतिहास लिखा है, उसमें जाति को लेकर के बातें लिखी है। दरअसल उसमें कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जाति से तात्पर्य ये है कि जब इतिहास हम लिखते हैं तो उसकी तमाम तरह की जानकारियाँ देते हैं, तो इसलिए जाति की जानकारी, उसके परिवार की जानकारी, वो क्या करते थे, किस तरह से रहते थे, इन सब की जानकारी देते हैं, ताकि उस कवि के जीवन वृत्त के माध्यम से उस परिवेश को जान सकें, उस तत्कालीन समाज को जान सकें। इसलिए सब जानकारियाँ दी जाती है। अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख जो साहित्यिक दृष्टि से जो कारण होता है वो ये है, इतिहास लेखन की दृष्टि से। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में आ रहे, अर्थात तात्पर्य ससुराल मथुरा में थी। अनुमानतः ये संवत 1720 तक वर्तमान रहे, अर्थात जीवित रहे। ये जयपुर के राजा जयसिंह महाराज जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय ये कविश्वर जयपुर पहुँचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों के बाहर निकलते ही न थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है, आपने पहले ही पढ़ा होगा। और कहते हैं कि मतलब तात्पर्य है कि जब कवि का काम क्या है, मूलतः कवि का काम है समाज को सही दृष्टि देना, सही दिशा दिखाना। एक इसी से संदर्भित वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ
कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो वो भी कविता प्रिय थे। तो दिनकर जी के साथ एक बार वो संसद की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो एकदम से उनका पैर लड़खड़ाया। तो रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बड़े प्रसिद्ध कवि हुए वीर रस के खास तौर से, तो उन्होंने उनकी बाँह पकड़ ली, एक तरह से सहारा दिया उनको। तो लाल बहादुर सॉरी जवाहरलाल नेहरू, जब हमारे प्रधानमंत्री, उनकी बात है, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिनकर जी को कहा, धन्यवाद जो आपने संभाल लिया। तो दिनकर जी ने एक उक्ति कही थी जो बड़ी प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा था कि राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी, साहित्यकार तब तब उसे सहारा देगा या उसे सचेत करेगा। तो ये साहित्यकार का दायित्व है कि राजनेता राजनीति, और सिर्फ राजनीति नहीं, जबकि जहाँ भी समाज में वो विसंगति देखता है तो उस पर चोट करता है। क्योंकि कवि अपनी कविताओं के माध्यम से बात करता है, उसको युद्ध से, उसको प्रमाद से, उसको विवाद से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए वो कविता से अपनी बात करता है। तो बिहारी ने भी यहाँ पर महाराजा जयसिंह जिस तरह से अपनी रानी के प्रेम में लीन थे, उन्हें जगाने के लिए, अपने समाज के, अपने दायित्व के, राजा के दायित्व के प्रति सचेत करने के लिए दोहा भेजा, और इस पर महाराज बाहर निकले, और तभी से बिहारी का नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया, लोग जानने लगे। अब देखिए, बात अपनी कहनी है, लेकिन कविता में कह करके कितना चमत्कार उत्पन्न कर दिया और कितना प्रभावित कर दिया। और उसका सिर्फ एक अर्थ नहीं है, अनेक अर्थ निकलते हैं। उन सब की बातें हम अलग से करेंगे। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और प्रति दोहे पर एक अशर्फी उनको मिलने लगी, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार 700 दोहे बने, जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुई। बिहारी की एक मात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 700 कुछ दोहे हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी अन्य रचना का नहीं हुआ, विशेष रूप से रीतिकाल में। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएँ रची गई, अर्थात अनेकों लोगों ने इस पर व्याख्या लिखी, समीक्षाएं लिखी, आलोचना की, अपने अपने दृष्टिकोण के माध्यम से, नए नए एंगल के माध्यम से। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कृष्ण कवि की टीका जो कवित्वों में है, हरि प्रकाश टीका, लल्लू जी लाल की लालचंद्री का, सरदार कवि की टीका और सुरती मिश्र की टीका। इन टीकाओं के बारे में अक्सर सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज़ को आप नोट कर लें जो महत्वपूर्ण लगती है वो। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के भाव पल्लवित करने वाले छप्पे, कुंडलियाँ, सवैया आदि कई कवियों ने रचे। ये छंद हैं, छंदों के बारे में अलग से हम पढ़ाएंगे, अगर आपको आवश्यकता होगी तो उस पर हमारे अलग वीडियो बनेंगे, उनमें देख सकते हैं आप। पठान सुल्तान की कुंडलियाँ इन दोहों पर बहुत अच्छी हैं, पर अधूरी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियाँ रचकर पूर्ति करनी चाहिए थी। पंडित अंबिकादत्त व्यास ने अपने बिहारी बिहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए हैं। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया है। यहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन हुए बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने लिखा। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया। अर्थात बिहारी को लेकर के उर्दू, हिंदी, संस्कृत, आधुनिक सब कालों में, सब भाषाओं में अनेक जगह पर टीकाएं लिखी, समीक्षाएं हुई, आलोचनाएं हुई। बिहारी इतने विस्तृत कवि रहे, उनकी कविताओं के अनेक आयाम दिखाई देते हैं, तो इसलिए लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण से उसको समझा और लिखा। इतने से ही इस ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी से ये संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। अर्थात ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो ग्रंथ है वो ज़्यादा अधिक प्रमाणित है, मान्य है। हाँ, तो उसको आप पढ़ सकते हैं टीका के रूप में, समीक्षात्मक के रूप में। बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। ये बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। अर्थात आप अच्छा काम करें, भले ही छोटा करें, बहुत अधिक काम करें लेकिन उसमें विशिष्टता न हो, अच्छा ही न हो, तो उसका कोई लाभ नहीं है। काम में गुणवत्ता होनी चाहिए, जिसको कहते हैं क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। मात्रा अधिक न हो,
बल्कि उसके अंदर गुणात्मक रूप से वह इतना विस्तृत हो, इतना प्रगाढ़ हो, इतना गूढ़ हो कि लोग उसे जाने कि इसमें एक नहीं अनेक महत्वपूर्ण बातें प्रस्फुटित हो रही हैं। तो ऐसी बात होनी चाहिए। बिहारी ने एक सतसई लिखी, हाँ, लेकिन उससे ही इतने बड़े प्रसिद्ध हो गए कि लोगों ने जो 50 ग्रंथ लिखे उससे भी वो प्रसिद्धि नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उन 50 ग्रंथों में वो बात, वो तथ्यात्मक, वो कवितात्मक रूप से प्रभाव पैदा ही नहीं कर पाए जैसा कि बिहारी ने एक एक दोहे में कर दिया। और दोहे जैसे छोटे छंद में मात्र बड़ी बात कहने का प्रयास बिहारी जी ने किया। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है। छंद मुक्तक कविता और छंदयुक्त कविता, हालांकि ये छंदयुक्त है, मुक्तक से तात्पर्य यह है कि दोहा एक मुक्त हो गया अपने आप में, और एक काव्यात्मक रूप से खंड काव्य लिखें, महाकाव्य लिखें, जो कि एक पूरे किसी विषय को, जैसे कि राम को लेकर के या द्रोणाचार्य को लेकर के या कृष्ण को लेकर के एक पूरा महाकाव्य लिखा जाए। लेकिन यहाँ पर मुक्तक है, यानी कि हर मुक्तक में, हर दोहे में एक अलग विषय है, एक अलग तरह की बात है, उसका संबंध दूसरे दोहे से लिंक नहीं है, जैसे कि तारतम्य नहीं जोड़ रहा है। हाँ, तो इस तरह से मुक्तक में एक बड़ी बात कहने का, चमत्कार पैदा करने का साहस बिहारी ने दिखाया है। हालांकि बिहारी की तर्ज पर बाद में बहुत सारे लोगों ने खूब दोहे लिखे भी और वैसा प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए जितना कि बिहारी सफल हो पाए। बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं बहती, मैंने कहा प्रबंध काव्य दूसरा ये है, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी भाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। अर्थात प्रबंध काव्य एक ऐसा है जिसमें धारा प्रवाह, आप मान लीजिए उदाहरण के लिए कृष्ण की कहानी पढ़ रहे हैं या आप किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति की कहानी पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक रस आने लगता है आपको, ये हुआ था, फिर वो हुआ, फिर ये होगा, ऐसी संभावना है। लेकिन मुक्तक में क्या है कि एक बात कही वो खत्म, उसका तारतम्य कहानीआत्मक नहीं है। मुक्तक अपने आप में स्वतंत्र काव्य रचना है, उसका प्रभाव अलग तरीके से पड़ता है, इसलिए ये मुक्तक और प्रबंध काव्य में मूलतः अंतर है। इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षण के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसके लिए कवि को अत्यंत मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। अर्थात पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर, शब्दकोश के आधार पर कल्पना शक्ति और समाहार शक्ति जिसमें अधिक होगी, एक चीज़ को अनेक आयामों में, अनेक तत्वों में कहने का दृष्टिकोण, कहने की भाषात्मक कल्पनात्मक शक्ति जिस व्यक्ति में होगी वह अधिक प्रभावी होगा। जैसे सामने कोई वृक्ष दिखाई दे रहा है तो आपको वह सिर्फ वृक्ष लग रहा है, लेकिन कोई सृजनात्मक कल्पनात्मक व्यक्ति उस वृक्ष को अनेक आयामों से जोड़ सकता है। तो यह उस चीज़ को अनेक चीज़ों से जोड़ करके स्पष्ट करने की समाहार शक्ति है, कल्पना शक्ति है। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके। इतने दोहे छोटे हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है कि सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखत में छोटे लगे, बेंधो सकल शरीर या घाव करे गंभीर। अर्थात छोटे दोहे में एक बड़ी बात कहने की जो कल्पना है, जो शक्ति है या क्षमता है, प्रतिभा है, वह बिहारी जैसे रचनाकार में दिखाई देती है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के प्रदर्शन या दर्शन होते हैं, पर इस विधान से इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सकता। अर्थात सिर्फ श्रृंगार नहीं बल्कि अनेक रसों की बात बिहारी के दोहों में दिखाई देती है। नीचे की हाव भरी सजीव मूर्तियाँ देखिए,
बड़ा प्रसिद्ध और बड़े ही अच्छे दोहे हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुन हंसे देहन कहे नट जाए। नासा मोरी नचाई द्रग करी कक्का की सोह, काटे सी कसके हिए गड़ी कटीली बहु। ललन चलन सुनी पलन में असुआ झलकई आय, भई लखाई न सखिनु है झूठे ही जमुहाय। भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है, विशेषतः शोभा या कांति, सुकुमारता, विरहताप, विरह की क्षीणता आदि के वर्णन में। कहीं कहीं वस्तु व्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खेलवाड़ के रूप में हो गई है। जैसे इन दोहों में देख सकते हैं कि कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण बात कहने का प्रयास जो सहज सामान्य दोहों से या कवितात्मक रूप से थोड़ी सी अलग भी दिखाई देती है। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्य रहे आनंद ओप उजास। बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ है और आप जानते हैं इसका अर्थ भी। हालांकि हम अर्थ इसलिए नहीं बता रहे चूँकि साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं, अलग से रचना और रचनाकार को पढ़ाएंगे तब हम उनकी व्याख्या या विश्लेषण करेंगे। हाँ, छाले परिबे के डरनु सकई ने हाथ छुआई, झिझकती हिये गुलाब के हवा झवावत पाई। इत आवत चली जात उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सई रहे लगी उपासन उसासन साथ। सीरई जतननि शिशिर ऋतु सही बिरहिन तन ताप, बिस्बे को ग्रीष्म दिनन पर्यो परोसनी पाप। आड़े दई आले बसन जाड़े हूँ की राती, साहसु कह कई सने बस सखी सबई डिंग जाती। अनेक स्थानों पर इनके व्यंग्यार्थ को स्फुट करने के लिए बड़ी क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है, अर्थात उसको समझना बहुत जरूरी है, बड़ी कल्पना करनी पड़ती है, थोड़ी सी कठिन भी पड़ती है कई बार इनके अर्थों को समझने की दृष्टिकोण। ऐसे स्थलों पर केवल रीति या रूढ़ी ही पाठक की सहायता करती है और उसे पूरे प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है। जब हम शब्द शक्ति पढ़ेंगे तो उसमें अभिधा लक्षणा व्यंजना में रूढ़ी लक्षणा आती है, तो उसको विस्तार से जानेंगे। शब्द में चमत्कार या काव्य में प्रभाव पैदा करने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से हैं, पर यहाँ 2 एक उदाहरण दिए जा रहे हैं। दीठी परोसिनी ईठ हवई कहे जू गहे सयान, सबई संदेशे कही कहो मुस्कान में मान। नए बिरह बढ़ती विथा खरी विकल जिए बाल, बिलखी देखी परोसिनो हर्षी हंसी तिह काल। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यदि नायिका भेद की प्रथा इतने जोर शोर से न चली गई होती तो बिहारी को इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस न होता। अर्थात रीतिकाल में नायिका भेद अर्थात स्त्री को लेकर, प्रेमिका को लेकर अलग अलग एंगल से, अलग अलग रूप से, अलग अलग दृष्टिकोण से उसके बारे में रचना करने का एक प्रचलन चल गया था। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से रचना करता था। तो बिहारी ने उस चीज़ की रचना की, लेकिन अपने अलग दृष्टिकोण से, एक अलग आयाम उन्होंने प्रस्तुत किया कविता के माध्यम से। अलंकारों की योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। किसी दोहे में कई अलंकार उलझ पड़े हैं, पर उनके कारण कहीं भद्दापन नहीं आया है। और अलंकार का प्रयोग बिहारी ने अलंकार रखने के लिए, प्रयोग करने के लिए नहीं किया, बल्कि सहज प्रयोग आ गया है। असंगति और विरोधाभास अलंकारों की ये मार्मिक और प्रसिद्ध उक्तियाँ कितनी अनूठी है कि द्रग अरुझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये दई नई ये रीति। तंत्री नाद कविता रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सबंग। बड़े प्रसिद्ध हैं। 2 एक जगह व्यंग अलंकार भी बड़े अच्छे ढंग से आए हैं। इस दोहे में रूपक व्यंग है। करे चहाँ सो चुटकी कये खरे उड़ाही नैन, लाज नवाए तरफत करत खूंद सी नैन। श्रृंगार के संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्म स्पर्शनीय है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुंह से बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण में कैसी गंभीर तन्मयता है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुर भी समीर, मन भई जात अजय भई वही जमुना के तीर। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने सूक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं, जिनमें बहुत सी नीति संबंधनी है। सूक्तियों में वर्णन व चित्र या शब्द व चित्र ही प्रधान रहता है, अतः उनमें से कुछ एक की ही गणना असल काव्य में हो सकती है। केवल शब्द व चित्र के लिए बिहारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं। कुछ दोहे यहाँ दिए जाते हैं। यद्यपि सुंदरी सुघर पुनि सगुणौ दीपक देह, तौ प्रकाश करई तितौ भरई जितौ स्नेह, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है।
वह खाए बोराए नर यह पाए बोराए। तो ऊपर वारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान। बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। इस बात को पंडित पदम सिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया, अर्थात उनका प्रभाव इनको पढ़कर के उनकी जो संरचनात्मक शैली है उसका प्रभाव बिहारी के ऊपर पड़ा है। पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिहारी ने संग्रहित भावों को अपनी प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर रूप दे दिया, ये एक अलग और पृथक बिहारी की पहचान कराता है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, अर्थात बिहारी ने इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया बहुत ही किसी किसी दोहे को छोड़ दें अपवाद स्वरूप कि क्लिष्ट भाषा है उसके लिए आपको समझ में ही नहीं आएगी, लेकिन उस चलती भाषा में सहज भाषा में भी साहित्यिक गुण मौजूद हैं। ये कलात्मक और चमत्कारपूर्ण बात है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। ये बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया और कहीं कहीं गढ़ंत शब्दों का व्यवहार किया है, अर्थात अपनी तरफ से नए शब्द गढ़ दिए हैं। और रीतिकाल में बहुत सारे कवियों ने भाषा को विकृत किया है, उसको विच्छेदित किया है संगठित करने के बजाय। लेकिन बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत मुक्त है। दो एक स्थलों पर ही स्मर के लिए समर ऐसे कुछ विकृत रूप मिलेंगे जो यह भी नहीं जानते कि क्रांति को संक्रमण अपसंक्रोण भी कहते हैं। अर्थात इन तमाम तरह के दोषों से बिहारी भाषात्मक रूप से साहित्यिक रूप से मुक्त हैं। इसीलिए उनकी रचना या उनकी कविताएं इतनी प्रभावी और बहुआयामी हैं कि वो सबको प्रभावित करती हैं। अच्छ साफ के अर्थ में संस्कृत शब्द हैं, रोज रुलाई के अर्थ में आगरे के आसपास बोला जाता है और कबीर जायसी आदि द्वारा बराबर व्यवहृत हुआ है, अर्थात कबीर जायसी ने भी इन शब्दों का प्रयोग किया है। सोनजाई शब्द स्वर्ण जाति से निकला है, जूही से कोई मतलब नहीं। संस्कृत में वारी और वार दोनों शब्द हैं और वार्द का अर्थ भी बादल है। मिलान पड़ाव या मुकाम के अर्थ में पुरानी कविता में भरा पड़ा है। चलती ब्रज भाषा में पिछानना रूप ही आता है, खटकती का रूप बहुवचन में भी यही रहेगा। यदि 50 शब्द उनकी समझ में न आए तो बेचारे बिहारी का क्या दोष है। अर्थात ये तमाम तरह के शब्दों को लेकर के कई चर्चाएं होती हैं, कई आलोचनाएं होती हैं, तो इन कुछ शब्दों को छोड़ दें तो बिहारी की रचनाओं में अन्य कोई दोष खास दिखाई नहीं देता है। और इन शब्दों का प्रयोग भी प्रचलन भी इसलिए है कुछ क्षेत्र विशेष के कारण। जैसे मान लीजिए वो जयपुर में गए तो वहाँ रहे तो एक राजस्थान में जो पुट है वो उनकी कविताओं के प्रभाव में दिखाई देता है। पहले वो मथुरा में थे या कहीं और थे तो वहाँ का प्रभाव उनकी रचनाओं में है। वहाँ के क्षेत्र विशेष की बोलियों के अंदर जो शब्द प्रयोग होते हैं, सामान्यतः व्यक्ति जहाँ रहता है तो उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, तो उस तरह की शब्दावली का प्रयोग वह अपने जीवन शैली के साथ साथ अपने कविता कर्म में भी करने लग जाता है। और जायसी और बिहारी और कबीर और अन्य रचनाकारों ने भी उन शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप बहुत गणना में कम मात्रा में है। बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी, पर नक्शिक नायिका भेद षट ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगार दोहे आ जाते हैं, श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं। दरअसल उस समय रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ लिखने का प्रचलन था, लेकिन बिहारी ने लक्षण ग्रंथ लिखने के लिए बिहारी सतसई नहीं लिखी, बल्कि रचनात्मक रूप से कविता लिखने के लिए लिखी और उसके अंदर अलंकारों का या लक्षणों का सहज प्रयोग आसानी से हो गया। यद्यपि उन्हें जानकारी सब थी इसलिए वो प्रयोग हो गया। और कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी है, जैसा कि कहा जाता है दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था, इसीलिए हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रखकर उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्य तय दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं। अर्थात कविता की समझ एक सहृदयता के साथ साथ वो रसात्मकता भी चाहिए जो कविता रचने में होती है, वही पढ़ने में उसके भाव को समझने में होती है। पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छंद निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वधारा कुछ काल तक गूंजती रहे।
यदि घुले हुए भावों का अभ्यंतर प्रभाव बिहारी में होता तो वे एक एक दोहे पर ही संतोष न करते, अर्थात एक अलग विशेष बात अलग तरह से कहने का प्रयास करते, लेकिन एक ही दोहे में उन्होंने अनेक बात कहने का प्रयास किया है। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवित्व सवैयों का सगूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं है। यूँ तुलना नहीं की जा सकती, हर रचनाकार की अपनी अलग विशेषता होती है, उसकी अलग खासियत या खामियां होती हैं। बिहारी में अलग है, लेकिन देव पद्माकर की बात अलग है। दूसरी बात यह है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो बिहारी की रचनाओं के अंदर अलग अनेक आयाम है। यहाँ अंत में विशेष रूप से बिहारी के दोहों में, बिहारी की रचनाओं में जो थोड़ी सी अपवाद स्वरूप कमियां नजर आती हैं, उनको यहाँ पर आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित करने की कोशिश की है। तो दोनों रूप बिहारी के सामने रखे, और विशेष रूप से रीतिकाल का ये एक पड़ाव पार्ट 2 वाला वीडियो आपके सामने, इसके बाद रीतिकाल का पार्ट 3 का वीडियो बनेगा। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, आज की वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने वीडियो पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। और यदि आपके मन में कोई सवाल है, किसी तरह की कोई दुविधा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे बता सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और यदि कोई विशेष टॉपिक को आप भी समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास मिस न हो, पहुंच जाए। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।